एपिसोड 1 बर्फीला जंगल। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा था और ना ही मुझे किसी चीज का घमंड था। सुबह मुझे कहीं जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। क्योंकि सुबह मुझे पिया से मिलने जाना था और हम कुछ दिन कॉलेज ना जाकर हम कहीं दूर घूमने जाने वाले थे। पिया की फ्रेंड्स और मेरे दोस्त भी वहां आने वाले थे। सब मेरा इंतजार कर रही थे। आज मेरी जिम की छुट्टी हो गई। मैं और पिया दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। हम इतना प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। शुभम, कैसी हो पिया? सॉरी यार, आई एम गेटिंग लेट। सॉरी फ्रेंड्स। हम ग्रुप में टोटल 6 लोग थे, लेकिन हमने हमारे साथ जाने के लिए मेरे डैड ने 2 बॉडीगार्ड भी हायर किए थे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता था, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेस थे। हम कुछ दिनों के लिए टूर के लिए निकले थे। मैंने 2 बड़े पीपे पेट्रोल से भर लिए थे। पता नहीं आगे पेट्रोल नसीब हो ना हो। मैंने अपनी जीप उठाई और हम घूमने के लिए निकल पड़े। हमारे साथ में हमारे बॉडीगार्ड्स की जीप भी साथ चल रही थी। हमारे बॉडीगार्ड्स के पास लाइसेंस वाली गन भी थी। पिया के साथ उसकी फ्रेंड श्वेता और विद्या भी थी और साथ में श्वेता और विद्या के बॉयफ्रेंड भी थे। श्वेता का बॉयफ्रेंड राहुल और विद्या का बॉयफ्रेंड रवि भी था। पिया, इतना लेट भी नहीं हुए, चलो चलते हैं। यह मेरी लाइफ का पहला एडवेंचर था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हमारी जिंदगी का लास्ट एडवेंचर होगा। हम सब अपने साथ कुछ दिनों का खाने पीने का सामान सब साथ लेकर निकले थे। हम थोड़ा जंगल की तरफ चले गए। हम हमारी जीप को लेकर जंगल के अंदर घुस गए। हमने हमारी गाड़ी रोकी और सब लोगों ने खाना खाया। फिर वहीं पर हमने हमारी रूम कैनोपी लगा ली। हम सब अपनी अपनी कैनोपी में चले गए। एक कैनोपी में एक कपल सेट हो गए थे और बॉडीगार्ड्स की अलग ही कैनोपी थी। उनमें से किसी एक को सोना था और एक को जगकर ड्यूटी करनी थी। सब लोग सो जाते हैं। एक बॉडीगार्ड सब कैनोपी के बाहर ड्यूटी करता है। रात के 2 बजे बज चुके थे। हमारे नजदीक जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी और तुरंत हम सब की आंखें खुल जाती है। हम बुरी तरह से डरे हुए थे। लग रहा था मानो किसी भेड़िए के झुंड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। और फिर हम सब इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं। हम बुरी तरह से डर गए थे। तभी मुझे अचानक याद आया कि हमारी जीप में कुछ हॉकी स्टिक्स रखी है। हालात को देखते हुए हमने उनको हमारी सिक्योरिटी के लिए निकाल लिया, क्योंकि बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी नहीं थी। माहौल ऐसा हो चुका था कि बस हमें सुबह होते ही जल्द से जल्द हमें वहां से निकलना था। जैसे तैसे डर के साए में हमने अपनी रात निकाल ली। सुबह सब लोग सूखे दूध की चाय कॉफी बनाकर पी रहे थे। हमें वहां से जल्द निकलना था। तभी कुछ दूरी पर चलने के बाद हमें कुछ पानी के गिरने की जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक झरना दिखाई दिया। झरना काफी खूबसूरत था। हम वहां पर नहाने लग गए। नहाते नहाते काफी देर हो गई थी कि अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हम सब नहाकर वही झरने के किनारे इन खूबसूरत वादियों में कुछ खाना बना रहे थे। झरने का पानी काफी साफ था। हमारे पास वैसे तो काफी पानी की बोतल हम साथ लेकर आए थे, बट जो बोतलें खाली हो चुकी थी उन्हें हमने बहते हुए झरने से भर लिया था। और फिर खाना खाकर अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद शाम हो गई। हम बहुत थक चुके थे। हमें आराम करना था और जैसे ही हम आगे चलते हैं तो काफी ठंड पड़ने लग जाती है। अचानक मौसम बदलने लगा था। हमें काफी ठंड लग रही थी। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर जल्दी से हमने हमारी कैनोपी तैयार कर ली। हवा बहुत तेज थी। हम ठंड में कांप रहे थे। हम आग भी नहीं जला सकते थे क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि आग जलने से पहले ही बुझ जाती थी। अंधेरा काफी हो चुका था। हम बहुत घबराए हुए थे। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। कोई भी कैनोपी के बाहर नहीं आना नहीं चाहता था। यहां तक कि हमारे बॉडीगार्ड भी अपनी जान बचाने के लिए कैनोपी के अंदर ही थे। बर्फीला तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमारी कैनोपी बर्फ से पूरी तरह दब चुकी थी और हमारी कैनोपी ने 1 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया और सबकी कैनोपी बर्फ में दब गई और हम भी कैनोपी के अंदर ही थे। पर हमने अपने आप को कैनोपी के अंदर ही रखा। अगर बाहर निकलते तो शायद हम बच नहीं पाते। 2 घंटे के बर्फीले तूफान के बाद हम सब अपने आप को संभालते हैं और जल्द से जल्द बर्फ को हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा हमारे ग्रुप में से 2 लोग बेहोश हो चुके हैं और उनकी सांस की गति बहुत धीमे चल रही है। मैं बुरी तरह से डर गया था। हमने जल्द से जल्द आग लगाने की कोशिश की। वह तो सही हुआ कि हम पेट्रोल के 2 टैंक हम साथ लेकर आए थे, जिससे हमें आग लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ी परेशानी हमें बर्फ में दबी हुई लकड़ियां निकालने में हुई।
यदि हम उस वक्त आग नहीं जलाते तो धीरे धीरे करके हम सब मर जाते हैं, क्योंकि जहां हम फंसे हुए थे वहां कई डिग्री माइनस में तापमान था। कुछ ही देर में हमारे साथियों को होश आ गया था। हम काफी देर तक आग के सामने बैठे रहे। घिरे घिरे करके सुबह हो चुकी थी। बर्फ में हमारी गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। बर्फ इतनी ज्यादा थी, हमारी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में आ चुकी थी। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हम जल्द से जल्द बस यहां से निकलना चाहते थे। क्या शुभम और उसके साथी इस बर्फीले जंगल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या फिर सभी लोग मौत के भंवर में फंस चुके थे? क्या शुभम खुद को और अपने साथियों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब कर ले। एपिसोड 2, ट्री हाउस। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा था और ना ही मुझे किसी चीज का घमंड था। सुबह मुझे कहीं जल्दी जाना है, इसलिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। क्योंकि सुबह मुझे पिया से मिलने जाना था और हम कुछ दिन कॉलेज ना जाकर हम कहीं दूर घूमने जाने वाले थे। पिया की फ्रेंड्स और मेरे दोस्त भी वहां आने वाले थे। सब मेरा इंतजार कर रही थे। आज मेरी जिम की छुट्टी हो गई। मैं और पिया दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। हम इतना प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। शुभम, कैसी हो पिया? सॉरी यार, आई एम गेटिंग लेट। सॉरी फ्रेंड्स। हम ग्रुप में टोटल 6 लोग थे, लेकिन हमने हमारे साथ जाने के लिए मेरे डैड ने 2 बॉडीगार्ड भी हायर किए थे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता था, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेस थे। हम कुछ दिनों के लिए टूर के लिए निकले थे। मैंने 2 बड़े पीपे पेट्रोल से भर लिए थे। पता नहीं आगे पेट्रोल नसीब हो ना हो। मैंने अपनी जीप उठाई और हम घूमने के लिए निकल पड़े। हमारे साथ में हमारे बॉडीगार्ड्स की जीप भी साथ चल रही थी। हमारे बॉडीगार्ड्स के पास लाइसेंस वाली गन भी थी। पिया के साथ उसकी फ्रेंड श्वेता और विद्या भी थी, और साथ में श्वेता और विद्या के बॉयफ्रेंड भी थे। श्वेता का बॉयफ्रेंड राहुल और विद्या का बॉयफ्रेंड रवि भी था। पिया, इतना लेट भी नहीं हुए, चलो चलते हैं। यह मेरी लाइफ का पहला एडवेंचर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह हमारी जिंदगी का लास्ट एडवेंचर होगा। हम सब अपने साथ कुछ दिनों का खाने पीने का सामान सब साथ लेकर निकले थे। हम थोड़ा जंगल की तरफ चले गए। हम हमारी जीप को लेकर जंगल के अंदर घुस गए। हमने हमारी गाड़ी रोकी और सब लोगों ने खाना खाया। फिर वहीं पर हमने हमारी रूम कैनोपी लगा ली। हम सब अपनी अपनी कैनोपी में चले गए। एक कैनोपी में एक कपल सेट हो गए थे और बॉडीगार्ड्स की अलग ही कैनोपी थी। उनमें से किसी एक को सोना था और एक को जगकर ड्यूटी करनी थी। सब लोग सो जाते हैं, एक बॉडीगार्ड सब कैनोपी के बाहर ड्यूटी करता है। रात के 2 बजे बज चुके थे। हमारे नजदीक जंगली जानवरों की भयानक आवाजें आ रही थी और तुरंत हम सबकी आंखें खुल जाती है। हम बुरी तरह से डरे हुए थे। लग रहा था मानो किसी भेड़िए के झुंड ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। और फिर हम सब इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं। हम बुरी तरह से डर गए थे। तभी मुझे अचानक याद आया कि हमारी जीप में कुछ हॉकी स्टिक्स रखी है। हालात को देखते हुए हमने उनको हमारी सिक्योरिटी के लिए निकाल लिया, क्योंकि बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी हमारे लिए काफी नहीं थी। माहौल ऐसा हो चुका था कि बस हमें सुबह होते ही जल्द से जल्द हमें वहां से निकलना था। जैसे तैसे डर के साए में हमने अपनी रात निकाल ली। सुबह सब लोग सूखे दूध की चाय कॉफी बनाकर पी रहे थे। हमें वहां से जल्द निकलना था। तभी कुछ दूरी पर चलने के बाद हमें कुछ पानी के गिरने की जैसी आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक झरना दिखाई दिया। झरना काफी खूबसूरत था। हम वहां पर नहाने लग गए। नहाते नहाते काफी देर हो गई थी कि अचानक हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। हम सब नहाकर वही झरने की किनारे इन खूबसूरत वादियों में कुछ खाना बना रहे थे। झरने का पानी काफी साफ था। हमारे पास वैसे तो काफी पानी की बोतल हम साथ लेकर आए थे, बट जो बोतलें खाली हो चुकी थी उन्हें हमने बहते हुए झरने से भर लिया था। और फिर खाना खाकर अगले सफर के लिए निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद शाम हो गई। हम बहुत थक चुके थे, हमें आराम करना था। और जैसे ही हम आगे चलते हैं तो काफी ठंड पड़ने लग जाती है। अचानक मौसम बदलने लगा था। हमें काफी ठंड लग रही थी। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर जल्दी से हमने हमारी कैनोपी तैयार कर ली। हवा बहुत तेज थी। हम ठंड में कांप रहे थे। हम आग भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि आग जलने से पहले ही बुझ जाती थी। अंधेरा काफी हो चुका था। हम बहुत घबराए हुए थे। कुछ देर बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। कोई भी कैनोपी के बाहर आना नहीं चाहता था। यहां तक कि हमारे बॉडीगार्ड भी अपनी जान बचाने के लिए कैनोपी के अंदर ही थे।
बर्फीला तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हमारी कनोपी बर्फ से पूरी तरह दब चुकी थी और हमारी कनोपी ने 1 घंटे बाद ही दम तोड़ दिया और सबकी कैनोपी बर्फ में दब गई और हम भी कैनोपी के अंदर ही थे। पर हमने अपने आप को कैनोपी के अंदर ही रखा। अगर बाहर निकलते तो शायद हम बच नहीं पाते। 2 घंटे के बर्फीले तूफान के बाद हम सब अपने आप को संभालते हैं और जल्द से जल्द बर्फ को हटाने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा हमारे ग्रुप में से दो लोग बेहोश हो चुके हैं और उनकी सांस की गति बहुत धीमे चल रही है। मैं बुरी तरह से डर गया था। हमने जल्द से जल्द आग लगाने की कोशिश की। वह तो सही हुआ कि हम पेट्रोल के 2 टैंक हम साथ लेकर आए थे, जिससे हमें आग लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस थोड़ी परेशानी हमें बर्फ में दबी हुई लकड़ियां निकालने में हुई। यदि हम उस वक्त आग नहीं जलाते तो धीरे धीरे करके हम सब मर जाते हैं, क्योंकि जहां हम फंसे हुए थे वहां कई डिग्री माइनस में तापमान था। कुछ ही देर में हमारे साथियों को होश आ गया था। हम काफी देर तक आग के सामने बैठे रहे। घेरे घेरे करके सुबह हो चुकी थी। बर्फ में हमारी गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। बर्फ इतनी ज्यादा थी हमारी गाड़ियां पूरी तरह बर्फ की आगोश में आ चुकी थी। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। हम जल्द से जल्द बस यहां से निकलना चाहते थे। क्या शुभम और उसके साथी इस बर्फीले जंगल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या फिर सभी लोग मौत के भंवर में फंस चुके थे? क्या शुभम खुद को और अपने साथियों को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? अधिक जानने के लिए कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। एपिसोड 3 वीडियो का इलाका। शुभम बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करता है और उस गर्म पानी में एक छोटा मिनी सिलेंडर गर्म पानी में डाल देता है। और फिर शुभम, देखा मेरा आइडिया काम कर गया। मुझे पता था यह मेरा आइडिया जरूर काम करेगा। और फिर गैस पिघलने से मिनी सिलेंडर किट काम करना शुरू कर देता है। सभी लोग उस पर खाना बनाते हैं। उन्हें काफी सारे भेड़ियों की आवाज आती है। इतने सारे भेड़ियों की आवाज सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और नीचे की तरफ झुककर देखते हैं तो 10-12 भेड़िए खड़े थे और सभी भेड़िए ट्री हाउस की तरफ देखकर भौंक रहे थे। शभे हु हु हु, काफी डरावनी आवाज आ रही थी। भेड़िए दिखने में बहुत खतरनाक और भूखे लग रहे थे। भेड़ियों के दांत काफी बड़े बड़े और काफी नुकीले थे। ये सब देखकर हम बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसमें 2 लड़कियां बुरी तरह रोने लग गई थी। और फिर राहुल, लगता है अब हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और यह भेड़िए इतने भूखे हैं कि पता नहीं हम बच भी पाएंगे कि नहीं। हम सब लोग गलती से भेड़ियों के इलाके में आ गए हैं। शुभम, देखो जितना हम डरेंगे उतना ही हम अंदर से टूट जाएंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। तुम सब लोग घबराओ मत, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और मौसम साफ होते ही हम घर के लिए निकल जाएंगे। और फिर शुभम ट्री हाउस का दरवाजा बंद कर देता है और अपने साथ लाई हुई इमरजेंसी लाइट भी बंद कर देता है और शुभम सबको शांत रहने के लिए कहता है। शुभम की ये ट्रिक काम कर जाती है और धीरे धीरे करके सारे भेड़िए वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद शुभम वापस इमरजेंसी लाइट जला देता है। और फिर शुभम, देखो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। एडवेंचर पर घूमने के लिए हमें साहस की जरूरत पड़ती है। बहुत से ऐसे एडवेंचर करने वाले व्यक्ति थे जो कई कई दिनों तक ऐसी सिचुएशन में फंसकर बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपना आत्मविश्वास डगमगाने नहीं दिया। और मैं भी आप लोगों को यही कह रहा हूं कि चाहे मुसीबत किसी भी प्रकार की हो, किसी भी तरह की हो, हमें उसका डटकर मुकाबला करना होगा। तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। यदि हम घबरा गए तो हमसे कुछ नहीं होगा। हमने दिमाग से काम लिया और आज हम ट्री हाउस में हैं और इतनी भयंकर ठंड से बच रहे हैं। इसी तरह हम सब मिलजुल कर मुश्किलों का सामना करके हम सब जंगल से जरूर बाहर निकल पाएंगे। शुभम सभी लोगों को सांत्वना देता है और समझाता है कि हमें किसी भी तरह की मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से उसका हल निकालना चाहिए, जिससे हम उस मुसीबत से बाहर निकल सके। पिया ने दाल की सब्जी बनाई थी। सभी लोग खाना खाकर तृप्त हो चुके थे। ट्री हाउस में हम सो नहीं सकते थे। ट्री हाउस में सिर्फ 4 लोग ही सो सकते थे, इसलिए सभी बैठे बैठे सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। सुबह सब कॉफी पी रहे होते हैं। और फिर श्वेता, क्या हम सब कभी जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? विद्या गुस्से में, श्वेता तुम कैसी बात कर रही हो? हम जंगल से जरूर बाहर निकलेंगे। यदि हम घबरा जाएंगे तो कभी भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम जल्द से जल्द जंगल के बाहर निकल सके। शुभम, तुम सही कह रही हो विद्या, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे हम जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन ये सब मौसम साफ होने के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम निकलेंगे तो हम कहीं पर फंस भी सकते हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक हम आगे चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सभी लोग
ट्री हाउस से नीचे आने लगते हैं, पर लड़कियां नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी। वो डर चुकी थी कहीं भेड़ियों ने हमला कर दिया तो। बस इसी डर से कोई नीचे नहीं आना चाहता था। और फिर शुभम, अरे अब सब नीचे आ भी जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिन में कोई भेड़िया नहीं आता है। जो तुमने रात को खाया था उसे निकालना नहीं है क्या? और फिर शुभम की बात सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। लड़कियां हिम्मत करके सब नीचे आ जाती है और सभी लड़कियों के हाथ में शुभम एक एक हॉकी स्टिक दे देता है और कहता है कि यह अपने पास में रखो और यदि कोई दिक्कत आती है तो हमें आवाज दे देना। सभी लोग डरे सहमे फ्रेश हो जाते हैं। सभी लोग पेपर शॉप से हाथ धोकर जल्दी जल्दी सहमे हुए ट्री हाउस पर जाते हैं। सभी लोग कॉफी बनाते हैं और कॉफी पीने लग जाते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जंगल से किस तरह से हम बाहर निकल सकते हैं। सभी अपने अपने आइडिया पेश कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि यह आवाज किसकी थी। सभी लोग इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। राहुल, मैंने अभी अभी किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनी है। क्या आप लोगों में से किसी ने सुनी? आवाज सभी को सुनाई देती है। सभी लोग हाँ बोलते हैं और बाहर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह आवाज किसकी थी। सभी लोग ट्री हाउस से नीचे उतरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें फिर एक बार और चीखने की आवाज आती है और सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और फिर पिया, ये तो किसी लड़की की आवाज लगती है, लेकिन इस जंगल में एक अकेली लड़की क्या कर रही है? और फिर सभी लोग उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। लड़की की आवाज बार बार आ रही थी। आखिरकार पिया को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत तेज चिल्लाती है। सभी लोग वहां आ जाते हैं और वो नजारा देखकर सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। आखिर पिया ने ऐसा क्या देख लिया था जिसके कारण वो बुरी तरह चिल्लाई थी और जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए थे? क्या शुभम खुद को और अपने दोस्तों को कभी जंगल से बाहर निकाल पाएगा, या फिर एक एक करके सब जंगल में ही दफन हो जाएंगे? जानने और सुनने के लिए सुनते रहिए ओनली ऑन राज एक्सप्लोरर। एपिसोड 4 अजनबी दस्तक। सभी लोग डरी हुई निगाहों से देखते हैं कि एक बर्फ के टीले के पीछे एक लड़की जो कि बुरी तरह से डरी हुई है, उसके पैर में काफी घाव हो रखा है। और फिर शुभम, कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह भेड़ियों का इलाका है? अज्ञात लड़की, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में घूमने के लिए आई थी। शुभम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? पूजा, मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे ऊपर एक भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया जिसमें मेरा बॉयफ्रेंड बहुत घायल हो गया है। मेरे हाथ एक मोटी लकड़ी लग गई थी जिससे मैंने भेड़िए को वहां से भगाया। मेरे पास गन भी थी पर मैं हड़बड़ाहट में उसका यूज नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे बैग में रखी हुई थी। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा घायल है और मैंने उसे इसी जंगल में कहीं पर छुपा दिया है। प्लीज मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड आशीष को बचा लो क्योंकि वो बेहोश है और मैंने उसे कहीं बर्फ में छुपा दिया है। सभी लोग पूजा को उठाकर किसी तरह ट्री हाउस तक ले जाते हैं और उसके पैरों पर पट्टी कर देते हैं। और फिर उसके कुछ देर बाद सभी लोग हाथों में हॉकी स्टिक लेकर और बॉडीगार्ड्स अपनी गन्स लेकर उसके बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 2-3 मील चलने के बाद उस लड़की की बताई जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की जमीन पर से जल्दी जल्दी बर्फ हटाने लगती है और एक ऊपर से चादर हटाती है। ये काफी भयावह दृश्य था और उसके बेहोश बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम आशीष था, उसे वहां से बाहर निकालते हैं और उसे दोनों बॉडीगार्ड अपने कंधे पर रखकर ट्री हाउस तक लेकर जाते हैं। सभी लोग ट्री हाउस में पहुंच चुके थे। वहां पर जाकर शुभम उसके बॉयफ्रेंड के हाथ पैरों में पट्टी करता है और जल्दी से आग जलाता है जिससे कि गर्मी पाकर आग की तपन से पूजा के बॉयफ्रेंड आशीष को होश आ जाए। शाम हो चुकी थी लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को अभी तक होश नहीं आया था। बर्फ में वो बुरी तरह से जम चुका था। आखिरकार देर रात को पूजा के बॉयफ्रेंड को काफी देर आग की तपन देने के बाद आशीष को होश आ जाता है। और फिर शुभम, कैसे हो आशीष? आशीष, पूजा, हम यहाँ कैसे पहुंचे और यह सब लोग कौन है? पूजा, आशीष, आज हम जिंदा हैं तो इन लोगों की वजह से ही है। अगर ये लोग ना होते तो हम दोनों में से कोई नहीं बच पाता। और फिर शुभम अपने सभी दोस्तों से आशीष और पूजा से इंट्रोडक्शन करवाता है। सभी लोगों को आशीष जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। रात के करीब 10 बजे बज चुके थे और फिर अचानक राहुल, यार मेरे एक बार समझ में नहीं आ रही। वो ठीक है, हमने इनको बचाया है, कुछ देर बाद भेड़ियों का आना शुरू हो जाएगा और अभी तक खाना बना नहीं है। राहुल की बात सुनकर पूजा भी खाना बनाने में मदद करती है। पूजा के साथ एक बैग था जो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था।
जो सभी को जिंदा रखने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम था। पूजा अपना ड्राई फ्रूट का बैग शुभम को दे देती है। पूजा, ये हमारे मुसीबत के वक्त काम आएंगे, इसमें कम से कम 5 किलो ड्राई फ्रूट है। सभी लोग पूजा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने हमारी मदद के लिए किसी को भेजा है। और फिर शुभम, आज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं और भेड़िए आते होंगे, हमें जल्द से जल्द काम फ्री करना है। आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे, सिर्फ चपाती बनाएंगे और हम अचार के साथ खाना खाएंगे। सभी लोग जल्दी जल्दी अचार के साथ खाना खाते हैं और इमरजेंसी लाइट जल्दी से बुझा देते हैं। जो आग उन्होंने ट्री हाउस में लगा रखी थी वह भी कम हो चुकी थी, बस अब उसी आग का हल्का फ्लैश सभी के चेहरे पर पड़ा हुआ था, जिससे वे एक दूसरे के चेहरे देख पा रहे थे। सभी लोग भेड़ियों के डर से धीरे धीरे बात कर रहे थे। सभी लोग वहां से किसी भी तरह निकलना चाहते थे। शुभम, एक बात बताओ, आशीष तुम्हें जंगल में कितने दिन हो गए हैं? इतने घने जंगल में सिर्फ आप दो लोग ही घूमने के लिए निकले थे या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था? आशीष, हम सिर्फ दो ही लोग निकले थे। हम रास्ता भटक गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7-8 दिनों से जंगल में भटक रहे थे। हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कुछ पिस्टल है। हम अपने साथ कुछ पिस्टल लेकर आए थे। सभी पिस्टल ड्राई फ्रूट वाले बैग में रखी हुई है। और फिर पूजा बैग उठाती है और उसमें से कई पिस्टल निकालती है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब सबके पास अपनी अपनी रक्षा के लिए गन्स मौजूद थी। बातें करते करते कब सुबह हो गई किसी को पता भी नहीं लगा। सभी लोग चाय पी रहे होते हैं। सभी ट्री हाउस से नीचे अपनी कमर सीधा करने के लिए उतरते हैं। आशीष ज्यादा घायल था इसलिए वो उतरा नहीं और पूजा भी आशीष के पास रुक जाती है। सभी लोग नीचे आ चुके थे। सभी लोगों के हाथों में हॉकी स्टिक की जगह अब गन्स होती है। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी राहुल अकेले में जाकर खड़ा हो जाता है। और फिर रवि, क्या हुआ राहुल, तुम यहाँ अकेले में क्यों खड़े हो? राहुल, कुछ नहीं, बस मॉम डैड की याद आ रही थी। तभी वहां पर शुभम आ जाता है और फिर शुभम, यार याद तो हमें भी बहुत आ रही है, पर क्या करें, हालात के आगे मजबूर है। और फिर अचानक शुभम, अरे राहुल तुम्हारी गन कहाँ है? और फिर राहुल अपनी जेब में देखता है। राहुल, ओह सिट्री, मेरी गन तो ट्री हाउस में ही रह गई। और फिर राहुल अपनी गन लेने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही राहुल ट्री हाउस में घुसने वाला होता है कि राहुल पूजा और आशीष की गुफ्तगू सुन लेता है और राहुल अचानक ऊपर आ जाता है। और फिर पूजा और आशीष राहुल को सहमी हुई निगाहों से देखते हैं और अचानक बातें करते हुए चुप हो जाते हैं। राहुल उनकी तरफ थोड़ा टाइट निगाहों से देखता है और अपनी गन लेकर नीचे उतर जाता है। और दूसरी तरफ आशीष और पूजा थोड़ा डर जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि कहीं राहुल ने कुछ सुना तो नहीं। राहुल अपने दोस्तों के पास जाता है और किसी नक्शे के बारे में बातें करता है। एक ऐसी बात बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर राहुल ने ऐसी कौन सी बात बोली थी जिससे सभी लोग चौंक गए थे? आशीष और पूजा आखिर सब लोगों से क्या छुपा रहे थे? क्या कभी शुभम और उसके दोस्त जंगल से बाहर निकल पाएंगे या फिर पूजा और आशीष एक नई आफत को जन्म देने वाले थे? अधिक जानने के लिए सुनते रहिए और अपना नाम कमेंट करके बताएं। एपिसोड 5, नक्शे का राज। सभी लोग राहुल की बात सुनकर ट्री हाउस में दबे पांव एक एक करके जाते हैं। और फिर जैसे ही सब लोग ऊपर जाते हैं तो पूजा आशीष को किसी नक्शे में कुछ समझा रही थी। लोगों को आता देख पूजा ने नक्शा जल्दी से छुपा लिया। और फिर शुभम, क्या छुपा रही हो पूजा? पूजा थोड़ा हकलाते हुए, कुछ नहीं। राहुल, मैंने तुम्हें खुद देखा है, तुमने कोई नक्शा छुपाया है और तुम किसी खजाने को लेकर बात कर रहे थे। राहुल की बातें सुनकर पूजा और आशीष की आंखें फटी की फटी रह जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। और फिर आशीष, देखो हम आप लोगों को वैसे भी बताने ही वाले थे। कुछ समय पहले की बात है, जब हमारे घर पर मकान का काम चल रहा था। मजदूर लोग खुदाई कर रहे थे तो मजदूर के पीछे की तरफ जमीन में कुछ चमक रहा था। मैंने तुरंत मजदूरों की छुट्टी कर दी क्योंकि किसी को पता लग जाता तो सरकारी खजाने में वह जमा हो जाता। और उस चमकदार चीज को देखने के लिए मैं नीचे उतरा तो मैंने खुदाई करके देखना चाहता था कि आखिरी ये चीज क्या है जो इतनी चमक रही है। खुदाई करने के बाद मुझे वहां से एक छोटा सा बॉक्स मिला जो सोने का लग रहा था। बाद में मैंने उसे चेक करवाया तो वह बॉक्स सोने का ही निकला और उस बॉक्स में यह नक्शा निकला और मुझे लगता है यह नक्शा खजाने का ही है। वो सोने का बॉक्स भी यही संकेत देता है कि यह खजाने का ही नक्शा है। आजकल सभी धोखा दे देते हैं।
इसलिए यह बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं अपने से ज्यादा पूजा पर भरोसा करता हूँ, इसलिए सारी बातें मैंने पूजा को बताई और हम दोनों खजाने की तलाश में निकल पड़े और उसके आगे की कहानी आपको पता ही है। सब आशीष की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर शुभम हंसने लगता है और फिर रवि और राहुल भी हंसने लगते हैं। और फिर शुभम, हम तुम्हारी इस बेतुकी बात पर विश्वास नहीं करने वाले, ये सब तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। और वैसे भी मुझे तो दौलत की है जरूरत भी नहीं है। मेरे पिताजी के पास किसी चीज की कमी नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज का लालच है। अभी सिर्फ हमें अपनी और आप लोगों की जान बचानी है। राहुल, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे? कहीं वाकई में खजाना हुआ तो? रवि, हाँ शुभम भाई, मुझे भी लगता है ये सच बोल रहा है। और फिर शुभम, देखो अभी जान बचाना ही मुश्किल लग रहा है। मुझे बस आप लोगों को बचाने की पड़ी है। पहले मौसम साफ होने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। शाम होती है। पिया, हमें जल्दी खाना बना लेना चाहिए, नहीं तो फिर ट्री हाउस में भेड़िए लाइट जली देखेंगे तो फिर कंटिन्यू भोंकते रहेंगे। विद्या, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। और फिर लड़कियां खाना बनाने में लग जाती हैं। रवि, देखो शुभम, अब हमारे पास में हथियारों की भी कमी नहीं है और ना ही खाने की। अभी हमारे पास में खाना थोड़ा और बढ़ गया है। आराम से हमारे पास कुछ दिन का खाना और है, इसलिए। शुभम, इसलिए क्या? जो भी बात बोलना है साफ साफ बोलो। रवि, देखो मैंने तो सिर्फ शुरू से ही गरीबी देखी है और आज भी मैं सिर्फ तुम्हारे खर्चे पर यहाँ पर आया हूँ। देखो शुभम, अगर थोड़ा खजाना मुझे भी मिल जाएगा तो मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी। आखिर कब तक तुम मेरा खर्चा उठाओगे और नौकरी का क्या भरोसा, लगे भी ना भी लगे। आशीष, देखो हमें जो भी खजाना मिलेगा हम उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। राहुल, हाँ आशीष सही कह रहा है। अब हमारे पास हथियार भी है और तुम्हें तो पता है जंगली जानवर बंदूक की एक गोली की आवाज सुनते ही कोसों दूर भाग जाते हैं। हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। क्या पता आशीष की बातों में सच्चाई हो। विद्या, लगता है हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। पिया, क्या पता वाकई में ऐसा कुछ हो, हमें एक बार देखना तो चाहिए आखिर वहां पर है क्या। और फिर जब सभी लोग बोलने लग जाते हैं तो शुभम भी मान ही जाता है। और फिर शुभम, ठीक है हम सब चलेंगे खजाने को ढूंढने। शुभम के हाँ बोलते ही सब एक साथ बोलते हैं, ये शुभम। सब लोग धीरे बोलो, तुम्हें पता है ना ये भेड़ियों का एरिया है। हम सब खजाने की खोज में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम का साफ होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और फिर कुछ देर बाद खाना बन जाता है और सभी लोग खाना खा लेते हैं। सभी लोग ट्री हाउस में रात भर धीरे धीरे बातें करते रहते हैं और फिर बातें करते करते सब एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं क्योंकि ट्री हाउस में जगह कम थी। सुबह जब होती है, पिया सबसे पहले खड़ी हो जाती है। वह देखती है कि मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और सूरज अपनी किरणें भी बिखेर रहा है। और फिर पिया खुशी से झूम उठती है। और फिर पिया, गाइस जल्दी आओ। सभी लोग मौसम को देखकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर सभी लोग मिलकर गाड़ी पर जमी हुई बर्फ हटाने लगते हैं। कुछ देर बाद गाड़ियों पर से बर्फ लगभग हट चुकी थी। बस उन्हें इंतजार था तो बर्फ के पिघलने का। अगर 2-3 दिन तेज धूप पड़ेगी, गाड़ी भी थोड़ी गर्म होगी और जो बाहर की तरफ बर्फ पड़ी हुई है वह भी थोड़ी पिघल जाएगी, जिससे वहां से निकलने में दिक्कत नहीं होगी। और फिर शुभम, देखो गाइस, अब हम जल्दी ही निकल जाएंगे। जैसे ही धूप से बर्फ पिघलने लगेगी तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। राहुल, हाँ अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास में नक्शा भी है और हम इस नक्शे के आधार पर हम जंगल से बाहर निकल जाएंगे। तभी अचानक पिया को पीछे से आकर एक बहुत बड़ा सांप काट लेता है। पिया जोर से चिल्लाती है, सभी लोग पिया को देखने लग जाते हैं। ये देखकर शुभम बहुत घबरा जाता है क्योंकि शुभम पिया से बहुत प्यार करता था। और फिर शुभम अपने मुंह से पिया के पैर से सारा जहर निकालता है। पिया के शरीर में से जहर निकालने के बाद शुभम को भी चक्कर आने लगते हैं और फिर सभी लोग दोनों को किसी न किसी तरह बॉडीगार्ड की मदद से ट्री हाउस में पहुंचाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग टेंशन में हो जाते हैं। तभी बॉडीगार्ड सबके लिए कॉफी बना रहा होता है। और फिर बॉडीगार्ड, इनको कॉफी पिला दीजिए, दोनों ठीक हो जाएंगे। जहर तो बाहर निकल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद पिया और शुभम दोनों ठीक हो जाते हैं और फिर शुभम और पिया अपनी नम आंखों से गले मिलते हैं। शाम हो जाती है और फिर अचानक पूजा ट्री हाउस की खिड़की में से कुछ ऐसा देखती है जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। वह देखती है कि सामने से कुछ हाथी तेजी से चले आ रहे हैं। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं। सब ये सोच रहे थे कि कहीं हाथी ट्री हाउस या हमको नुकसान नहीं पहुंचा दे। तभी शुभम सबको नीचे झुकने और शांत रहने के लिए कहता है और सभी लोग नीचे झुक जाते हैं।
क्या हाथी ट्री हाउस या उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या शुभम अपने ग्रुप के साथ कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? या फिर उनके लिए कोई नई मुसीबत तैयार खड़ी थी? एपिसोड 6 मगर नदी। ट्री हाउस में बैठे हुए सभी लोग हाथियों के झुंड को बड़ी तेजी से आते हुए देख बुरी तरह डर जाते हैं। हाथियों का झुंड काफी करीब आ चुका था और सभी हाथी अपनी स्पीड से निकल जाते हैं। पर एक हाथी ट्री हाउस के तने को टक्कर लगाते हुए निकलता है, जिससे ट्री हाउस में बैठे हुए सभी लोग बुरी तरह हिल जाते हैं। और कुछ ही देर में सभी हाथी वहां से चले जाते हैं और सभी राहत की सांस लेते हैं। हाथियों की नजर ट्री हाउस पर पड़ जाती तो सभी हाथी जरूर हमला कर देते, पर उनकी नजर ट्री हाउस पर नहीं पड़ी और वह सीधा निकल गए। सभी लोगों ने राहत की सांस ली, सभी की जान बच गई थी। राहुल, आज तो बाल बाल बच गए, आज तो लग रहा था मानो जिंदगी का पत्ता ही कटने वाला है। रवि, हाँ यार आज तो बाल बाल बच गए। शुभम, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बर्फ का पिघलना शुरू हो चुका है। अगर कल सुबह तक रास्ता हमारा साफ हो जाता है तो हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। विद्या, हाँ तुम सही कह रहे हो, मौसम बिल्कुल साफ है और अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही कुछ और बर्फ पिघलती है तो हमारा रास्ता एकदम साफ हो जाएगा और हम यहाँ से जल्द निकल पाएंगे। राहुल, अरे यार आज कितने दिन हो गए, दाल खा खाकर ऊब गए हैं, क्यों ना हम आज मटन बनाए। राहुल की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। रवि, ओ भाई, भाई साहब को मटन खाना है, और फिर सभी मुस्कुराते हैं और हंसने लग जाते हैं। राहुल, इसमें हंसने की कौन सी बात है, मटन खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए, मेरी बहुत इच्छा कर रही है। ऐसा करते हैं, हम एक शिकार करते हैं और शाम को उसी को बनाकर खाते हैं। शुभम, आखिर शिकार किसका करोगे? भेड़िए का? क्या अब तू हमें भेड़िया खिलाएगा? राहुल, यहाँ भेड़ियों के अलावा और भी कई जानवर हैं, यदि हम ढूंढेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा। और फिर सभी लोग मटन के लिए कहने लगते हैं। फिर सब लोग अपने हथियारों के साथ ट्री हाउस से नीचे उतर आते हैं और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद रवि, अरे वो देखो जंगली खरगोश, और वह भी काफी बड़ा है। शुभम, लेकिन यार ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं और जो हमारे पास है उसी को खाते हैं। शुभम की बात पूरी भी नहीं होती कि राहुल खरगोश में गोली मार देता है और फिर सभी लोग एकटक होकर राहुल को देखते रहते हैं। राहुल खरगोश के दोनों कान पकड़ता है। खरगोश काफी बड़ा था, सभी लोगों के लिए काफी था। और फिर राहुल उसे अपने साथ ले आता है और सभी लोग ट्री हाउस के पास पहुंच जाते हैं। शाम के 4 बजे बज चुके थे और उन्हें उसे जल्दी से जल्दी पकाना था, क्योंकि वहां जंगली जानवरों का डर भी था। और फिर पिया और विद्या जल्दी से मसाले का पेस्ट तैयार करती है और दूसरी तरफ राहुल और रवि खरगोश की अच्छे से सफाई करते हैं। अब शाम के 5 बजे बज चुके थे और फिर शुभम, अरे यार तुम जल्दी करो, तुम्हें पता है ना यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, कुछ देर बाद अंधेरा हो जाएगा। और फिर जल्दी से खरगोश के पूरे शरीर पर मसाले का पेस्ट लगाकर उसे आग में किसी लोहे के सरिये में लगाकर उसे आग के ऊपर टांग देते हैं। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है। पिया, जल्दी करो गाइस, अंधेरा हो चुका है। रात होते ही जंगली जानवर अपने शिकार के लिए निकलते हैं, क्विक फास्ट। और फिर कुछ देर बाद खरगोश का भुना हुआ मटन तैयार हो चुका था, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। और जैसे ही मटन को आग के ऊपर से उतारते हैं तो सभी को एक साथ काफी भेड़ियों के आने की आवाज सुनाई देती है। और फिर सभी लोग मटन को जल्दी से उतार के ट्री हाउस में जाने के लिए भागते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी ट्री हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सभी देखते हैं कि 7-8 भेड़िए जहां पर खरगोश को आग में भुना गया था वहां पर आकर सूंघने लगते हैं। और फिर भेड़ियों को पता लग जाता है कि खुशबू कहां से आ रही है और फिर सभी भेड़िए लगातार ट्री हाउस की तरफ भौंकते हैं, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। और फिर शुभम, लगता है पके हुए मांस की महक से यह सभी भेड़िए ट्री हाउस तक पहुंच गए। इनकी सूंघने की क्षमता कई किलोमीटर तक होती है। और फिर राहुल खड़ा होता है और हवा में फायर करता है, लेकिन उसके हवा में फायर करने से उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर राहुल को गुस्सा आता है और एक भेड़िए को गोली से उड़ा देता है। एक भेड़िए को मरा देखकर सभी भेड़िए डर जाते हैं और सभी भेड़िए भागने लगते हैं। सभी भेड़ियों के जाने के बाद सब राहत की सांस लेते हैं। और फिर शुभम, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार भेड़िए रात को ज्यादा आ सकते हैं क्योंकि हमने किसी भेड़िए को मारा है और भेड़िए इसकी खून की खुशबू से यहाँ फिर आ जाएंगे और क्या पता भेड़ियों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें जल्द से जल्द इस भेड़िए को ठिकाने लगाना होगा। यदि भेड़ियों की संख्या ज्यादा हो गई तो हमारा बचना मुश्किल हो सकता है। और फिर सभी लोग जल्दी ट्री हाउस से नीचे उतरते हैं।
और वहीं पर गड्ढा खोदते हैं और जल्दी से भेड़िए को दफन कर देते हैं। सभी लोग ट्री हाउस में पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने हाथ अच्छी तरह से पानी से साफ करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। और फिर सभी लोग जंगली खरगोश का भुना हुआ मटन खाते हैं। काफी दिनों बाद भुना हुआ मटन खाकर सभी लोगों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और फिर सभी लोग लाइट बंद कर देते हैं। शुभम, आशीष मुझे जरा एक बार वो नक्शा तो देना। शुभम आशीष से नक्शा ले लेता है और उसे सभी लोगों के बीच में रख देता है और टॉर्च जलाकर सभी लोग नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। पिया, शुभम अब तो बर्फ भी पिघलने लगी है और मौसम भी बिल्कुल साफ है। अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। शुभम, हाँ कल सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि अब मौसम बिल्कुल साफ है। और फिर सुबह होती है, बर्फ लगभग पिघल चुकी थी। सभी अपना अपना सामान ले लेते हैं पर दोनों जीप में से एक जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और फिर जीप की डिक्की खोलकर देखते हैं। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जीप स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग अपना सामान जीप में रख देते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद नक्शे के अनुसार उन्हें एक मगर नदी को पार करना था। सभी लोग मगर नदी के पास पहुंच जाते हैं। नक्शे के अनुसार सभी लोग अब खजाने से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा था। सभी लोग मगर नदी को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। उसमें इतने मगरमच्छ होते हैं कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शुभम, नक्शे के अनुसार मगर नदी के पार करके एक पहाड़ी आएगी। उस पहाड़ी के नीचे उतरने के बाद एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक गुफा जा रही है। उसे गुफा में है रास्ता खजाने तक पहुंचने का। सभी लोग मगर नदी को देखकर डर जाते हैं। और फिर राहुल, यार इस नदी को पार कैसे करेंगे? शुभम, हमें कुछ ऐसा तरीका खोजना है जिससे हम नदी पार कर सके, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ अपने लिए कुछ सुरक्षित जगह देखनी होगी और तरकीब लगानी होगी कि हमें ये नदी किस तरह से पार करनी है। और फिर राहुल को दो पेड़ दिखाई देते हैं और फिर राहुल, हेलो गाइस, ये देखो ये पेड़ हमारे ट्री हाउस के लिए कैसे रहेंगे? शुभम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस बार हम इस पर बड़ा ट्री हाउस भी बना सकते हैं क्योंकि इनके तने पहले वाले पेड़ से ज्यादा बड़े हैं। दोपहर के 1 बज रहे थे और फिर शुभम, हमें जल्द से जल्द शाम होने से पहले ट्री हाउस तैयार करना है। और फिर सभी लोग ट्री हाउस बनाने में जुट जाते हैं। जल्दी जल्दी सब काम करते हैं और शाम को 5 बजे तक अपना काम खत्म कर देते हैं और ट्री हाउस बनकर तैयार हो जाता है। इस बार सब लोग आराम से उसमें लेट भी सकते थे। सभी लोग बड़े खुश हैं। सभी लोग ट्री हाउस में खाना बनाते हैं और खाना खाकर जल्दी ही सो जाते हैं। इतने दिनों बाद सब लोग आराम से सो रहे थे क्योंकि पैर फैलाने की बहुत जगह थी। सुबह जब होती है तो विद्या सबसे पहले खड़ी हो जाती है और वो ट्री हाउस का दरवाजा खोलकर बाहर का नजारा देखती है। जैसे ही विद्या बाहर अपनी गाड़ियों को देखती है और ट्री हाउस के नीचे देखती है तो विद्या जोर से चीखती है। सभी लोग विद्या की आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं और फिर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे सभी के कान खड़े हो जाते हैं। विद्या ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे ग्रुप के सभी सदस्यों के कान खड़े हो जाते हैं? क्या शुभम अपने साथियों के साथ मगर नदी को पार कर पाएगा? अधिक जानने के लिए सुनते रहिए और अपना भाई को सपोर्ट करिए। एपिसोड 7, टूटी हुई नाव। विद्या के चिल्लाने पर सभी लोग ट्री हाउस से नीचे की ओर देखते हैं कि काफी सारे मगरमच्छ उनके ट्री हाउस के नीचे आराम फरमा रहे हैं और कई मगरमच्छ गाड़ियों के ऊपर भी चढ़ गए हैं। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। और शुभम, देखो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब इनका आराम खत्म हो जाएगा तो ये खुद ब खुद पानी में चले जाएंगे। शुभम की बातें सुनकर सब लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और फिर घंटे 2-3 घंटे बाद सभी लोग देखते हैं कि एक एक करके सभी मगरमच्छ पानी में जा रहे हैं। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनके जाने के बाद एक एक करके ट्री हाउस से नीचे उतर जाते हैं। और फिर शुभम, वो देखो वहां पर कुछ है। और कुछ दूरी पर चलने के बाद सभी को एक टूटी हुई नाव नजर आती है। पिया, वाओ दैट्स ग्रेट। सभी लोग नाव को देखकर खुश हो जाते हैं पर नाव बहुत ही जर्जर हालत में थी। और फिर शुभम, अब यही हमें नदी पार करवाने में मदद करेगी, लेकिन ये बहुत ही जर्जर हालत में है और नदी में मगरमच्छ की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी मरम्मत तो हमें करनी ही पड़ेगी और साथ ही इसे मॉडिफाई भी करना पड़ेगा जिससे मगरमच्छ हमारी नाव के ऊपर हमला नहीं कर सके, नहीं तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। विद्या, हाँ तुम ठीक कह रहे हो शुभम, हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके इसे इस लायक बनाना होगा कि यह हमें मगरमच्छ के खतरों से दूर रखे। शुभम, चलो पहले हम ट्री हाउस चलकर कॉफी पीते हैं और हम इस बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं कि हम इस नाव को किस तरह से तैयार करके नदी पार कर सकते हैं। सभी लोग एक एक करके ट्री हाउस में चले जाते हैं और वहां पर विद्या और पिया कॉफी बनाने लग जाती है। और फिर कॉफी पीते पीते
रवि, यार एक बात बताओ शुभम, तुम्हारे डैड के पास तो बेशुमार दौलत है, तुम्हें खजाना मिलने के बाद तो तुम और भी रिच पर्सन बन जाओगे। पर एक बात बताओ, तुम इस खजाने से क्या करना चाहोगे? शुभम, मैं उसमें से आधी दौलत अनाथ आश्रम में और गरीबों के लिए दान कर दूंगा। और फिर सभी लोग शुभम की बातें सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। राहुल, हाँ यार यह बात तो सही है, अगर हमारी नीयत अच्छी होगी तो हमें खजाना जरूर मिलेगा और हम सबको एक साथ ये प्रण लेना पड़ेगा कि हम अपने खजाने का 50% जरूरतमंद गरीबों में दान कर देंगे। और फिर सभी लोग शुभम की बातें सुनकर शुभम की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और सभी इस नेक काम के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर शुभम, अब मंजिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमें सिर्फ नदी पार करनी है और नदी के पार एक पहाड़ी पार करनी है। पहाड़ी से नीचे उतरने के बाद एक पीपल का पेड़ है, उसी के पास जमीन में कोई गुफा है और उसी गुफा में खजाना रखा हुआ है। हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। आप सब मेरे साथ आओ, हमें जल्द से जल्द ऐसी नाव तैयार करनी है जो हमें नदी पार करवा दे। और फिर सभी लकड़ियां ढूंढने और काटने में लग जाते हैं। शाम के 4 बज चुके थे। अभी तो सिर्फ लकड़ियों का इंतजाम हुआ था और फिर सभी लोग टूटी हुई नाव को उठाकर लाने लगते हैं। अचानक रवि की नज़र किसी कपड़े पर पड़ती है। उस कपड़े के नीचे से कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। रवि को लग रहा था उसके नीचे कुछ है। रवि उस कपड़े को हटाता है। कपड़ा हटाने के बाद रवि का खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिसे देखकर रवि बहुत खुश हो जाता है। रवि देखता है कि नाव के अंदर कुछ सोने की अशर्फियां पड़ी हुई थी, जिन्हें रवि उठा लेता है। और फिर देखो गाइस, मैं तो लखपति बन गया, देखो कितनी भारी भारी सिक्के हैं। पहले के लोग इन्हें अशर्फिया कहते थे। गाइस, ये गोल्ड कई लाखों का है। और पता है गाइस, इस गोल्ड में कोई मिलावट भी नहीं होती है, यह एकदम 100% खरा सोना है। और फिर शुभम, इसका मतलब वाकई में खजाने वाली बात सही है, इसका मतलब खजाना है। राहुल, कहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां से सारा खजाना लूट चुका हो और यह उनका हो जो यहां से खजाना लूट कर ले जा रहे थे? क्या पता ये गोल्ड के सिक्के उनसे गिरे हो। रवि, अरे यार राहुल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? पहले पुराने जमाने में खजाना छुपा कर रखे थे, वो खजाना कोई 1-2 किलो नहीं होता था, क्विंटल में होता था, क्विंटल में, इसलिए वहां पर खजाना जरूर बचा होगा। शुभम, देखो बातों ही बातों में कितना वक्त निकल गया, अंधेरा होने वाला है, जल्दी इस नाव को उठाओ। और फिर सभी लोग जल्दी से टूटी हुई नाव को उठाते हैं और जल्दी से उसे ट्री हाउस के पास रख देते हैं। और फिर कुछ दूरी पर उन्हें एक शेर नजर आता है और पीछे से आकर शुभम के ऊपर हमला कर देता है। लड़कियां बुरी तरह से घबरा चुकी थी, लड़कियां चिल्लाने लगी और पिया तो बेहोश ही हो गई थी क्योंकि वो शुभम को चाहती थी। और फिर आशीष तुरंत शेर को 4-5 गोलियां चला देता है, जिससे शेर की मौके पर ही मौत हो जाती है। शुभम के ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसके सिर्फ पीठ पर कुछ खरोच के निशान आए थे। शुभम, थैंक्स आशीष। आशीष, इसमें थैंक्स कैसा, आप लोगों ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता था कि यदि आप पर कोई मुसीबत आती है उसे मैं अपनी मुसीबत समझूं। और फिर आशीष और शुभम दोनों मुस्कुराकर गले मिलते हैं और फिर पिया के ऊपर पानी छिड़कते हैं, जिससे उसे कुछ पल में ही होश आ जाता है और होश आते ही शुभम के गले लगकर रोने लगती है। पिया रोते हुए, यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहती। शुभम, पगली मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और शुभम पिया के आंसू पोंछता है और अचानक खड़ा हो जाता है। और फिर शुभम, जल्दी करो, सब लड़कियां ट्री हाउस में पहुंचो, अंधेरा कुछ ही मिनटों में होने वाला है। हम इस शेर को दफना कराते हैं, यदि किसी और जानवर ने या इसके किसी साथी ने इसकी बॉडी को यहां देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और फिर लड़कियां ट्री हाउस में पहुंच जाती हैं और जितने भी लड़के हैं सभी लोग जल्दी से गड्ढा खोदकर शेर को दफना देते हैं और ट्री हाउस में ऊपर चढ़ने ही वाले होते हैं कि उन्हें कहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है। शेर की आवाज सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से ट्री हाउस में चढ़ जाते हैं और ट्री हाउस का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर शेर को देखने की कोशिश करते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे शेरनी अपने साथी को ढूंढने आए हैं। हम सब लोग बुरी तरह से डर गए थे और जैसे ही शेरनी ने हमारे थोड़े से खुले हुए दरवाजे की तरफ देखा तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे शेरनी हमें ही देख रही हो। हम सब बुरी तरह से डर गए थे। शेरनी थोड़ी देर दहाड़ मारकर वहां से चली गई, तब जाकर हमने चैन की सांस ली। सभी लोग खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द लाइट बंद करनी थी, क्योंकि जंगल में अंधेरा होते ही जंगली जानवर एक्टिव हो जाते हैं और अपने से बड़े जानवर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्दी से हमने खाना बनाया और खाना खाने के बाद हमने लाइट बंद कर दी। और फिर शुभम, रवि, ऐसा करो, जो तुम्हें गोल्ड के सिक्के मिले हैं सबको एक एक सिक्का दे दो। और फिर रवि गुस्से में, नहीं, मैं इनमें से आप लोगों को एक भी सिक्का नहीं दे सकता क्योंकि यह मुझे मिले हैं।
शुभम, देखो रवि, अभी हम सब साथ हैं, हमें जो कुछ भी मिलेगा वो सब हमें बराबर बराबर बांटना चाहिए। मुझे सिक्के का लोभ नहीं है, पर जिनकी हालत ठीक नहीं है उन्हें एक एक सिक्का दे दो। आगे का कोई भरोसा नहीं कि हमें खजाना मिलेगा भी कि नहीं। रवि, नहीं, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। और फिर सभी रवि को सिक्के आपस में बांटने के लिए कहते हैं। शुभम, देखो रवि, मुझे सिक्कों का कोई लालच नहीं है। तुम ऐसे करना, मेरे हिस्से में जो सिक्का आएगा उसे तुम रख लेना और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिक्का भी आ जाएगा। और फिर सभी के बार बार कहने पर रवि सबको एक एक सिक्का दे देता है। दोनों बॉडीगार्ड भी सिक्का पाकर काफी खुश थे। एक सिक्का कम से कम 5 तोले का था। सभी लोग सिक्का पाकर काफी खुश थे और खाना वगैरह खाकर सभी लोग कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं। और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पानी की कुछ बूंदें ट्री हाउस के अंदर गिर रही थी, जिससे सभी को बहुत परेशानी होती है। पर यह परेशानी कुछ देर की थी। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होती है, सभी लोग कॉफी पी रहे होते हैं। कॉफी पीने के बाद सभी लोग नाव बनाने में लग जाते हैं। नाव बनाते हुए उन्हें कुछ ही देर हुई थी कि अचानक काफी सारे मगरमच्छ पेड़ की छांव में आराम करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग ट्री हाउस के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और फिर एक एक करके सभी जल्दी से ट्री हाउस में चले जाते हैं। वो ट्री हाउस में से देखते हैं कि नीचे सैकड़ों मगरमच्छ इकट्ठा हो चुके हैं। ये सब देखकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा ही मगरमच्छ थे। क्या शुभम नाव बनाकर अपने दोस्तों के साथ नदी पार कर पाएगा? क्या शुभम खजाने तक पहुंच पाएगा? क्या शुभम मगरमच्छ से भरी हुई नदी को पार कर पाएगा? जानने और सुनने के लिए सुनते रहिए। एपिसोड 8, मशाल। मगरमच्छों के डर से सभी लोग ट्री हाउस में बैठे हुए थे। इस बार मगरमच्छ इतने ज्यादा थे कि उन्हें भगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी लोग ट्री हाउस में मगरमच्छ को दूर भगाने का आइडिया सोचते हैं। और फिर शुभम, यह मगरमच्छ रोजाना हमारे रोजाना घंटे खराब कर देंगे, इन्हें हमें रोकना होगा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगर हम उस आइडिया को यूज करेंगे तो हमारी नाव भी बन जाएगी और हम सब नदी को भी आराम से पार कर लेंगे। सभी लोग शुभम की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर आशीष, कैसा आइडिया? शुभम, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ घंटे बाद मगरमच्छ पानी में चले जाएंगे, तो हमें एक काम करना है। जहां हम नाव बनाएंगे उसके चारों ओर थोड़ी दूरी पर आग लगा देंगे। हम सब एक आग के गोले में रहेंगे और मगरमच्छ हमारे पास भी नहीं आ पाएंगे और हमारी नाव कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात नदी पार करने की, तो उसके लिए मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। हम जो नाव बनाएंगे उस नाव के चारों तरफ मशाल ही मशाल बांध देंगे। लगभग हमें 40-50 मशाल की जरूरत पड़ेगी और हम मशाल में आग लगाकर नदी पार करेंगे, जिससे मगरमच्छ दूर रहेंगे। राहुल, क्या हम ये कर पाएंगे? शुभम, हाँ, हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हमें थोड़ा वक्त जरूर तो लगेगा, लेकिन ये हमारा आइडिया काम कर जाएगा। हमारे पास में पेट्रोल की भी कमी नहीं है। अभी हमारे पास पूरा एक कैंपर भरा हुआ बचा है। और फिर सभी लोगों को शुभम का आइडिया पसंद आ जाता है और सभी के चेहरे खिल जाते हैं। दोपहर के 3 बजे बज चुके थे। मगरमच्छों ने पानी में जाना शुरू कर दिया था। एक एक करके सभी मगरमच्छ पानी में चले गए। और फिर सभी लोग ट्री हाउस से नीचे उतरते हैं और नाव बनाने में जुट जाते हैं। शुभम, देखो हमें नाव बनाने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। राहुल, पर हम नाव बनाएंगे कैसे? शुभम, नाव तो खैर बनी हुई है, लेकिन ये पूरी जर्जर हालत में है। इसमें कई जगह पर छेद हो रहे हैं। बस इसे थोड़ा ठीक करके इसका मॉडिफिकेशन करना है। रवि, हाँ, हम सब मिलकर नाव जरूर बना लेंगे। मेरे पास कुछ ट्यूब्स रखी हुई है जिन्हें गाड़ी पंचर होने पर मैं इस्तेमाल करता, पर गाड़ी पंचर नहीं हुई। हम उनमें हवा भरकर नाव के चारों ओर लगा देंगे, जिससे हमारी नाव डूब नहीं सकती। आशीष, तुम वाकई में बहुत जीनियस हो। शुभम आशीष की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुरा देता है। शुभम, और फिर जैसे ही हम वापस आएंगे तब अपनी ट्यूब वापस निकाल लेंगे। रवि, वाकई में शुभम, तुम बहुत ही ब्रिलियंट हो। मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे तुम्हारा जैसा दोस्त मिला। शुभम, मैं कोई ब्रिलियंट नहीं हूं। मैं जो भी कर रहा हूं आप लोगों की मदद से कर रहा हूं। विद्या, बिना आइडिया के हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना, तो तुम ब्रिलियंट हुए कि नहीं? शुभम विद्या की बात सुनकर फिर से मुस्कुरा देता है। और फिर शुभम, देखो आप सब लोग मुझे बार बार ब्रिलियंट कहकर ना पुकारे। जो भी हम कर रहे हैं सब साथ मिलकर कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो सच में मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर सभी लोग चारों तरफ आग लगाकर नाव बनाने में लग जाते हैं। काफी देर काम करने के बाद नाव का आधा काम पूरा हो चुका था। शाम के 6 बजे बज चुके थे। लगभग अंधेरा हो चुका था। और फिर शुभम, सभी लोग ट्री हाउस में चलो, अंधेरा हो चुका है। बाकी काम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ अंधेरा होते ही जंगली जानवर अलर्ट हो जाते हैं।
अब हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर एक एक करके सभी लोग ट्री हाउस में चले जाते हैं। और फिर शुभम, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा लगभग आधा काम हो चुका है। बाकी काम हमारा कल हो जाएगा और परसों सुबह जल्दी हमें नदी को पार करना होगा। और फिर सभी लोग एक दूसरे को सहमी हुई निगाहों से देखने लगते हैं। और फिर शुभम, क्या हुआ, तुम सब एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? अरे यार, डर लग रहा है क्या? राहुल, नहीं, हम सोच रहे थे कि क्या हम नदी को पार कर पाएंगे। शुभम, क्यों नहीं, अभी तक हमने मिलजुल कर सारी मुसीबतों को दूर भगाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह मगर नदी भी पार कर लेंगे। और यदि किसी के मन में कोई सवाल हो तो अभी कर सकता है। और फिर सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हम सब नदी पार करने के लिए तैयार है। और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शुभम, अरे लड़कियों, तुम हमारी बातें सुनते रहोगी या खाना भी बनाओगी? प्रिया, हमारे पास राशन खत्म होने वाला। शुभम, कितने दिन का राशन बचा है? प्रिया, बस आज और कल के लिए। शुभम, तुम सब लोग घबराओ मत, हमारे पास कई रास्ते हैं। अभी हमारे पास ड्राई फ्रूट भी है और दूसरा माध्यम शिकार कर कर खाना। और फिर लड़कियां खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाने के कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाते रहते हैं और तभी अचानक इमरजेंसी लाइट बंद हो जाती है। शुभम, यह क्या हुआ, अचानक लाइट बंद कैसे हो गई? रवि, शुभम, हमारे पास 4 इमरजेंसी लाइट थी, सभी की बैटरी खत्म हो चुकी है। शुभम, ओ सीट्री यार, और सबके मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़े हुए हैं। जंगल में चार्जिंग का कोई सिस्टम है नहीं। ऐसा करो, थोड़ी सी लकड़ियां जला लो, जिससे अपने ट्री हाउस में उजाला हो जाएगा। और फिर पेट्रोल का एक छोटा ढक्कन लेकर शुभम लकड़ी के ऊपर डाल देता है और लाइटर से आग लगा देता है। शुभम, दोस्तों, खाना थोड़ा जल्दी खा लो, हमें आग बुझानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर खींच चले आएंगे। रवि, शुभम भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? शुभम, क्या? जंगली जानवर आग से दूर रहते हैं। शुभम, हाँ मुझे पता है, वह आग से दूर रहते हैं, लेकिन अभी वह आग को देखकर नहीं, आग से जो रोशनी हो रही है उसे देखकर आएंगे। रवि, देखा देखा, मैंने कहा था ना, अपना शुभम भाई ब्रिलियंट है। और फिर सभी रवि की बात सुनकर हंसने लगते हैं। और फिर कुछ ही देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं और शुभम आग को बुझा देता है। सभी लोग ट्री हाउस में सो जाते हैं। सुबह होती है, सभी लोग फ्रेश होकर कॉफी पी रहे होते हैं और कॉफी पीने के बाद ट्री हाउस के चारों ओर आग लगा देते हैं और अपने चारों तरफ आग का गोला बना लेते हैं, जिससे सभी लोग नाव बना रहे होते हैं। दोपहर होते ही मगरमच्छों का आना शुरू हो जाता है। एक साथ इतने मगरमच्छों को आता देख सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। और फिर अचानक शुभम, शुभम देखो, तुम में से अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। तुम सब सुन रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आप लोगों में से कोई नहीं मिलेगा, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आने दो पास। जैसे ही मगरमच्छ पास आने लगते हैं, आग की तपन से सभी मगरमच्छ फिर से पानी में जाने लगते हैं। राहुल, अरे यार, तुम्हारा फॉर्मूला काम कर गया। और सभी लोग राहुल की बात सुन मुस्कुराने लगते हैं और अपने अपने काम में वापस जुट जाते हैं। शुभम, आज नाव का काम किसी भी हालत में हमें पूरा करना होगा, क्योंकि जितना हम लेट होंगे उतना ही खतरा हमारे लिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि जंगल में ज्यादा दिन रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हम सब हफ्ते भर के लिए घर से निकले थे। यदि मैं अपने डैड को ये कहकर आता कि हम जंगल राइड के लिए जा रहे हैं तो वह मैं कभी भी नहीं आने देते। राहुल, हाँ हमें पता है, तुम डैड की नजरों में अभी गोवा में हो और समुंदर की लहरों के मजे ले रहे हो। शुभम, हाँ यार, जो भी है, हम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं, यह मजाक का वक्त नहीं है। रवि, हाँ राहुल, यह मजाक का वक्त नहीं है, शुभम ठीक कह रहा है। हमें जल्दी से जल्दी काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। और फिर सब लोग नाव बनाने में लग जाते हैं। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद शाम 6 बजे तक नाव बनकर तैयार हो जाती है और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हल्का अंधेरा हो चुका था और फिर सब लोग ट्री हाउस में चले जाते हैं। शुभम, कल हम सब नदी पार करेंगे, लेकिन हमारे साथ लड़कियां नहीं जाएंगी। सब लड़कियां ट्री हाउस में रहकर हमारा इंतजार करेंगी। आप लोगों के साथ में एक बॉडीगार्ड रहेगा जो आप लोगों के लिए शिकार करके खाने का इंतजाम करेगा। सभी लोग शुभम को फटी हुई निगाहों से देखने लगे जाते हैं। आखिर शुभम लड़कियों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहता था? क्या शुभम मगर नदी को अपने साथियों के साथ पार कर पाएगा? क्या शुभम और उनके साथी वाकई में खजाने की ओर बढ़ रहे थे या फिर मौत की तरफ? एपिसोड 9, पहाड़ी की चढ़ाई। सभी लोग शुभम की बात सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर लड़कियों को गौरव नदी पार करने के लिए आखिर क्यों मना कर रहा है। और फिर विद्या, शुभम, हम नदी पार क्यों नहीं कर सकते?
हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। राहुल, हाँ यार, हम सबको एक साथ चलना चाहिए। हम सब साथ आए हैं और हम सब साथ ही चलेंगे, मरना भी एक साथ और जीना भी एक साथ। शुभम, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि नदी पार करते वक्त अगर किसी मगरमच्छ ने हल्का सा भी हमारे ऊपर हमला कर दिया तो ये लड़कियां इधर उधर भागती फिरंगी, जिससे हम सबको खतरा भी हो सकता है। और फिर शुभम की बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। विद्या, हम लड़कियां कमजोर नहीं है, हर स्थिति में हम सब एक हैं और हर मुसीबत से लड़ना जानते हैं। पिया, हाँ, तुम सब लड़कियों को कमजोर मत समझना, हम सब हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं। शुभम, तो फिर ठीक है, हम सब चलेंगे। और हाँ, एक बात और, सभी लोग एक एक मुट्ठी ड्राई फूड अपने अपने पास में रख लो, भूख लगने पर खा लेना, क्योंकि हमारे पास अब राशन खत्म हो चुका है, आगे देखेंगे करना क्या है। शुभम की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक साथ जा रहे थे, क्योंकि जब एक साथ इतने लोग होते हैं तो सबकी हिम्मत बन जाती है। सुबह के 7 बजे बज चुके थे। चाय पानी पीकर शुभम और उसके साथी नाव को बड़ी सावधानी से खींचकर उसे पानी तक ले जाते हैं। नाव के चारों कोनों में 4 ट्यूब लगाई गई थी, जिससे नाव पानी में नहीं डूबेगी, और नाव के चारों तरफ मशालें लगाई गई थी। और शुभम मशालों में आग लगा देता है, जो नाव के चारों ओर शुभम और उनके साथियों ने बचाव के लिए लगाई थी। और फिर एक एक करके सभी लोग नाव में बैठने लगते हैं। सभी लोग नाव में अपने गन्स बैग्स के साथ बैठ जाते हैं। राहुल और रवि और बॉडीगार्ड्स 4 लोग मिलकर नाव पतरे से चलाते हैं और नाव चल पड़ती है। जैसे ही नाव कुछ दूरी पर पहुंचती है, सभी लोग देखते हैं कि काफी सारे मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहे हैं। और फिर शुभम, देखो, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। फिर ढेर सारे मगरमच्छों को अपनी तरफ आता देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और मगरमच्छों ने चारों तरफ से नाव को घेर लिया। और जैसे ही मगरमच्छ हमला करने वाले होते हैं, वो आग की तपन को देखकर नाव से दूर भागने लगते हैं। फिर भी एक मगरमच्छ कैसे ना कैसे करके नाव के ऊपर हमला कर देता है। मगरमच्छ ने एक बॉडीगार्ड की टांग को पकड़ लिया था, पर तुरंत आशीष ने 2-3 गोलियां मगरमच्छ में चला देता है, जिससे मगरमच्छ मर जाता है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और जैसे तैसे करके आखिरकार मगर नदी पार कर ही लेते हैं। मगर नदी पार करके सभी खुश थे। सभी एक दूसरे को गले लगकर बधाई दे रहे थे, क्योंकि सबने मौत को मात दे दी थी। और फिर शुभम बॉडीगार्ड के पट्टी कर देता है, जिससे बॉडीगार्ड को बहुत राहत मिलती है। शुभम, पहाड़ी पर चढ़ने से पहले हमें एक काम करना होगा, हमें ये नाव पानी से ऊपर लानी होगी, नहीं तो मगरमच्छ इसकी ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर सभी लोग अपनी बनाई हुई नाव को खींचकर सावधानी से नदी के बाहर निकालते हैं। सभी लोगों ने सुरक्षित तरीके से नाव को बाहर निकाल लिया और फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद सभी लोग पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। सभी बहुत खुश थे। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी दिखाई देती है। पहाड़ी की ऊंचाई को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और एक एक करके सभी लोग पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। सभी लोग पहाड़ी पर बड़ी सावधानी से चढ़ते हैं। और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद शुभम सबको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर सभी लोग पहाड़ी की एक छोटी सी चट्टान पर बड़ी सावधानी से बैठते हैं। और फिर सभी आराम करने के लिए रुक जाते हैं। सभी लोग बुरी तरह से थक चुके थे और सभी लोग अपने अपने ड्राई फ्रूट निकालकर उन्हें खाने लगते हैं। और फिर अचानक शुभम थोड़ा तेज आवाज में, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने पहाड़ी को कुछ पार कर लिया है और हमें शाम होने से पहले पहाड़ी पर पूरी तरह से चढ़ाई करनी है और फिर पूरी रात पहाड़ी के ऊपर ही रेस्ट करेंगे। और फिर रेस्ट करने के बाद हम पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरेंगे। चलो, अब हमें निकलना चाहिए। कई बार तो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त कई लोग बाल बाल बचते हैं और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार शाम के 5 बजे तक सभी लोग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वहां से सूर्य का बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा था। सभी लोग पहाड़ी पर चढ़कर सभी एक साथ जोर से चिल्लाते हैं और फिर ये है, आखिर हमने कर दिखाया, यस यस। और फिर सभी लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके थे। पहाड़ी से सभी लोग दूर का नजारा देख रहे थे। एक दो के पास दूरबीन भी थी, कुछ लोग दूरबीन से देख रहे थे। तभी अचानक पिया को पहाड़ी के ऊपर दूरबीन में कुछ दिखाई देता है और वो देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। पहाड़ी की लंबाई कई मीलों तक फैली हुई थी, इसलिए दूर से साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दूरबीन से देखने पर लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा वनमानुष उनकी तरफ बढ़ रहा हो। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और फिर से शुभम दूरबीन में से देखता है। शुभम तेज चिल्लाते हुए, ओ माय गॉड, ये तो ऐती है, एक क्रिएचर। और फिर सभी एक साथ बोलते हैं, ऐती। ई शुभम कहते हैं कि यह ऐती श्रापित है,
ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, इंसानों को तो देखकर ही मार देते हैं। शुभम की बातें सुनकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। विद्या, हाँ मैंने भी ऐती के बारे में सुन रखा है। इनके शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है, वनमानुष से दुगने बड़े होते हैं। शुभम, लेकिन यह ऐती ही है जिसे राक्षस योनि का सबसे भयानक जानवर माना जाता है। कहा जाता है कि यह ऐती बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहता है, जहां ज्यादातर बर्फ जमती है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि अभी हम उन्हीं पहाड़ी के ऊपर हैं जिन पर ज्यादातर बर्फ जमी रहती है, और यह पहाड़ी बहुत ऊंची भी है। अगर हम इसके पंजे में फंसे तो हमें सीधा मौत का सामना करना पड़ सकता है। शुभम की बात सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। शुभम, मुझे तो ये ऐती ही लग रहा है। वैसे दोस्तों वो हमसे काफी दूर है, उसके आने से पहले हमें छुप जाना चाहिए। शुभम की बात सुनकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और पहाड़ी पर छुपने की जगह ढूंढते हैं। शुभम, सभी जल्दी जल्दी छुप जाओ, क्विक फास्ट। मेरी एक बात ध्यान में रखना, यदि हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हम सब उस पर फायर कर देंगे और उसे जान से खत्म कर देंगे। अभी वो हमसे काफी दूर है। ऐती, हम तक पहुंचे इससे पहले हमें छुप जाना चाहिए। और फिर सभी लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं। क्या शुभम और उसके साथी ऐती नामक क्रिएचर से अपने आप को बचा पाएंगे, या फिर सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली थी, जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें किसी ऐती नामक क्रिएचर से सामना होगा। एपिसोड 10, ऐती क्रिएचर। सभी लोग बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर मौत से टकराने वाले थे, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सभी पहाड़ियों पर छोटी छोटी झाड़ियां ढूंढने लगते हैं। शुभम, मेरी बात ध्यान से सुनना, यह मेरी अंतिम आवाज है। इसके बाद मैं आप सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाऊंगा। और हाँ, एक बात और, कोई भी आवाज नहीं करेगा। वो हमारे नजदीक आ रहा है। अब दोबारा आवाज नहीं दूंगा। सभी शांति से अपनी अपनी जगह पर रहना। और फिर सभी लोग जल्दी जल्दी छोटी छोटी झाड़ियों में छुप जाते हैं। सभी लोग छुपकर देखते हैं कि ऐती की लंबाई कम से कम 15 फुट थी। वो बहुत विशालकाय था और दिखने में वनमानुष की तरह लग रहा था। ऐती को देखकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं और डर से बुरी तरह है कांपने लगते हैं। ऐती सबके पास में से धीरे धीरे निकलता है, लेकिन ऐती को इंसानी खुशबू आ जाती है और ऐती इधर उधर झाड़ियों में आकर देखता है कि कोई इंसान तो इधर नहीं है। और अचानक ऐती की नज़र झाड़ियों में छुपकर बैठी लड़कियों पर पड़ जाती है। और फिर ऐती झाड़ियों में से दो लड़कियों को अपने दोनों हाथों से उठा लेता है। लड़कियां बहुत तेज चिल्लाती है, जिनमें से एक लड़की तो तुरंत बेहोशी हो गई थी। लड़कियों की आवाज सुनकर शुभम तुरंत अलर्ट हो जाता है और अपनी गन लेकर ऐती के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और फिर ऐती के ऊपर गन तानकर गुस्से में, शुभम, ऐती लड़कियों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगा। ऐती इतना विशालकाय था कि सभी उसके सामने बच्चे लग रहे थे और कोई भी ऐती के विशालकाय रूप को देखकर बाहर नहीं निकलना चाहता था। सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए थे और फिर शुभम अपनी पिस्टल से ऐती को कई गोलियां फायर कर देता है, जिसके कारण ऐती के हाथ से दोनों लड़कियां छूटकर दूर जाकर गिरती है, जिनमें से विद्या पहाड़ी से नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन विद्या जब पहाड़ी से गिरती है तो किसी पत्थर को पकड़ लेती है। विद्या रो रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। शुभम की गोलियों से ऐती को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और ऐती शुभम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और फिर शुभम झल्लाकर गुस्से में, शुभम, दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आज ऐती को हम सब ने मिलकर नहीं मारा तो मुझे मारने के बाद ये तुम सबको भी खत्म कर देगा। और फिर जैसे ही ऐती शुभम के ऊपर हमला करने वाला था, आशीष तुरंत पीछे से आता है और ताबड़तोड़ ऐती के ऊपर फायर करने लगता है। ऐती का ध्यान भटक जाता है और फिर एक एक करके सब निकल कर आते हैं और चिल्लाते हुए सभी ऐती के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर सभी ऐती के ऊपर एक साथ फायर करने लग जाते हैं। और ज्यादा गोली लगने की वजह से ऐती काफी भयानक तरीके से है पहाड़ी पर से नीचे गिरता है और ऐती मारा जाता है। और दूसरी तरफ विद्या, जो कि पहाड़ी पर लटकी हुई रहती है, सभी लोग विद्या को बचाने के लिए भागते हैं। शुभम और आशीष पहाड़ी से नीचे लटकी विद्या को बचा लेते हैं। और फिर एक तरफ पूजा, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, शुभम पूजा के ऊपर पानी के छींटे मारता है, जिससे पूजा को होश आ जाता है। और फिर शुभम, दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि मुसीबत के समय हम सबको एक होना है और आप सब लोग, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। और फिर सभी लोग शुभम से माफी मांगते हैं। शुभम, दोस्तों अगर आप आज थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो आज हम में से आज पता नहीं कितने लोग मारे जाते। रवि, गलती हो गई यार, अब माफ भी कर दो। शुभम, देखो दोस्त, मैं ये चाहता हूं कि आज जो गलती हुई है वो आगे भविष्य में ना हो।
राहुल, तुम सही कह रहे हो, हम सब एक हैं और एकता में शक्ति होती है। इस शक्ति की वजह से हम अभी तक हम सब जिंदा हैं। आज जो हमसे चूक हुई है, हम सब आपसे वादा करते हैं कि भविष्य में हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। शुभम, चलो अब छोड़ो, कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि हम सब सुरक्षित हैं। सभी लोग काफी थक चुके थे और सभी आराम करने के लिए पहाड़ी पर लेट जाते हैं और पड़े पड़े आपस में बातें करते रहते हैं। और फिर शुभम, दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐती अभी खत्म तो हो चुका है, लेकिन इस पहाड़ी पर और भी ऐती हो सकते हैं। अब हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। राहुल, पर शुभम अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे तो कोई जगह भी नहीं दिख रही। नीचे खाई है और कुछ नहीं, अब नीचे कैसे उतरेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शुभम, देखो दोस्तों, अब शाम के 4 बजे बज चुके हैं। अब हमारा पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरना खतरे से खाली नहीं है और हम बीच में ही फंस जाएंगे। आज रात हम यही रेस्ट करेंगे, कल देखते हैं करना क्या है। राहुल, क्या हमारा यहाँ पर रुकना सेफ होगा? और फिर अचानक रवि को दूरबीन में कुछ दिखाई देता है। रवि, वो देखो। और फिर आशीष और शुभम भी दूरबीन से देखने लगते हैं। उन्हें पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ एक पेड़ के पीछे एक छोटी सी चट्टान दिखाई देती है। शुभम, वाओ यार, दैट्स ग्रेट। आशीष, ये जगह हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। और फिर एक एक करके सभी लोग दूरबीन में देखने लग जाते हैं। उन्हें एक रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। और फिर शुभम, अरे यार, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वहां पहुंचते पहुंचते यदि अंधेरा हो गया तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं। जल्दी करो, फास्ट क्विक। और फिर सभी लोग जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर उस चट्टान के पास जाने लगते हैं, जो उसी पहाड़ी से थोड़ा नीचे की तरफ पहाड़ी से जुड़ी हुई थी। शुभम, जल्दबाजी का मतलब यह नहीं है कि हम सावधानी भूल जाए। हमें बड़े ध्यान से चलना होगा। यहाँ कदम कदम पर पहाड़ी से गिरने का खतरा है। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी और ऊंची पहाड़ी आज तक नहीं देखी। रवि, हाँ यार, इतनी ऊंची पहाड़ी लाइफ में पहली बार देखी है। और कुछ दूरी तय करने के बाद राहुल, अरे ये देखो, यहाँ तो जंगली पहाड़ी खरगोशों का ढेर लगा हुआ है। रवि, हाँ यार, लगता है आज तो हमारी पार्टी पक्की है। और फिर राहुल ने आओ देखा ना ताओ और अपनी गन से वही के वही 2 खरगोशों को ढेर कर दिया। शुभम, अभी हमारे पास खाने के लिए ड्राई फ्रूट थे, तुम्हें उन्हें नहीं मारना चाहिए था। राहुल, अरे यार एक बात बताओ, ड्राई फ्रूट से कभी पेट भर सकता है? तुम्हें तो पता है सुबह से हम कितने भूखे हैं और अब सबको मटन मिलने जा रहा है, तो तुम नखरे दिखा रहे हो। शुभम, अरे यार ऐसी बात नहीं है, मुझे जो सही लगा वह मैंने तुम्हें कह दिया। चलो अब शिकार कर ही लिया है तो बना भी लेंगे। और फिर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार सब लोग उस चट्टान पर पहुंच ही गए। शुभम, चलो पहुंच ही गए। देखो वैसे तो मुझे ये सेफ जगह लगती है, लेकिन फिर भी सभी लोग मेरी एक बात ध्यान रखना, हमें शोर शराबा नहीं करना, शांति से रहना है और सुबह जल्दी निकलना है। आशीष, हाँ यार तुम सही कह रहे हो। शुभम, और हाँ एक बात और, जहां से निकलते वक्त अपना सामान ठीक तरीके से लेकर चलना, क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। हमें पहाड़ी से नीचे उतरते उतरते हैं शाम हो जाएगी। और फिर सब मिलकर चट्टान पर आग लगाते हैं। वहां उन्हें लकड़ियों की कोई कमी नहीं थी। पिया, राहुल यह मेरा बैग ले लो, इसमें चाट मसाला रखा हुआ है। इसमें से थोड़ा मसाला लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर खरगोश को साफ करके उसके चारों ओर लपेट देना। राहुल, अरे वाह, लगता है आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक बात तो बताओ, राशन तो सब खत्म हो चुका था, मसाले में सब खत्म हो चुके थे, तो फिर तुम्हारे पास ही चाट मसाला कहाँ से आया? पिया, शुरू से लेकर अब तक हमें इसकी जरूरत पड़ी नहीं। मैं घर से 2 पैकेट चाट मसाला लेकर आई थी, मुझे लगा कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है। रवि, आज तो तुमने पार्टी में समा ही बांध दिया। और फिर राहुल और रवि दोनों मिलकर जंगली खरगोश की अच्छी तरह से सफाई करके खरगोश के ऊपर चाट मसाले में थोड़ा पानी मिलाकर लपेट देता है और फिर उसे आग में रोस्ट करते हैं। जब खरगोश आग की लपटों में सिक रहा था तो उसकी खुशबू बड़ी लाजवाब आ रही थी। और कुछ देर बाद मटन भुनकर तैयार हो चुका था। मटन बनने के बाद बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही थी। और फिर सभी लोग चाट मसाले से बने मटन का जायका का स्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद सभी लोगों की पेट पूजा हो जाती है और फिर सभी लोग चट्टान पर सोने के लिए लेट जाते हैं। और फिर अचानक पिया जोर से चिल्लाती है और फिर पिया आ आ आ। और फिर सभी लोग पिया की आवाज सुनकर डर जाते हैं। सभी लोग पिया की तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर सभी लोग पिया की आवाज सुनकर बुरी तरह क्यों डर जाते हैं और सबने ऐसा क्या देख लिया था जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अधिक जानने के लिए 100 कमेंट पर नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होगा।